तो कितना पे चलना है उधर? Okay, I guess we all have come back again. Okay, कौन पूछ रहा था मुझसे नोड क्या होता है? So is my doubt, is it clear कि कैंसिलेशन ऑफ वो डिस्प्ले। क्या होता है? या repeat it please. तो फ्रैंकलिन सोर्स का पास में रुक गया था। हाँ, ओके, सो ठीक है, मैं उसे फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखो, अगर दो, मतलब यहाँ पे मैं दो डिसलोकेशंस दिखा रहा हूँ, जरूरी नहीं है वो दो से ज्यादा भी डिसलोकेशंस हो सकते हैं। दो या दो से ज्यादा डिसलोकेशंस अगर एक पॉइंट पे आके मीट करके एक नया डिसलोकेशन बना रहे हैं, तो मैं उसे बोलूंगा नोड। ठीक है, अभी ये कंडीशन इज गिवन बाय द फ्रैंक्स रूल। व्हाट फ्रैंक्स रूल सेज इज, if by combining two dislocations I am forming a third dislocations such that my net energy is getting reduced. So if my net energy is getting reduced, in that case, what will I say? I will say that I have basically formed a node. This is the first condition. ये तो हो गया एनर्जी एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक है, अभी दूसरा वेक्टोरियली भी करेक्ट होना चाहिए कि b1 + b2 b3 बनना चाहिए। भाई सीधी सी बात है ना, अगर मान लो एक डिसलोकेशन है a/2 1 0 0, दूसरा डिसलोकेशन है a/2 1 1 0। अभी अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा तो क्या बनेगा? a/2 ऐड करो 2 1 0, राइट? तो ये अभी, ये तो वेक्टोरियली करेक्ट है, ठीक है, मेरा थर्ड डिसलोकेशन बन गया a/2 2 1 0। बट आई हैव टू चेक दिस कंडीशन ऑल्सो, वेदर दिस इज एनर्जेटिकली फेवरेबल, यस और नो, वेदर दिस इज एनर्जेटिकली फेवरेबल, राइट? है ना? अब समझ में आया? तो ये तो मैंने अभी एसोसिएशन ऑफ डिसलोकेशन दिखाया। द सेम इज द केस विद द डिसएसोसिएशन ऑफ डिसलोकेशंस। तो डिसएसोसिएशन ऑफ डिसलोकेशंस में अगर मेरा नोड बनेगा तो भी फ्रैंक रूल अप्लाई होगा, बस वहां पे ये रहता है कि एक डिसलोकेशन दो अलग अलग डिसलोकेशंस, पार्शियल डिसलोकेशंस पे टूट जाता है। ठीक है, ओके। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि let us talk about the stable configuration of dislocations. अच्छा, how many of you know that there is a term called polygonization? रिकवरी एक होता है हीट ट्रीटमेंट में, एक होता है एनीलिंग जब मैं करता हूं। इन केस ऑफ एनीलिंग ऑफ ओल्ड वर्क्ड मेटल्स, we basically have three stages. One is recovery, another one is recrystallization, and another one is grain growth. तो ये रिकवरी में क्या होता है? रिकवरी में एक प्रोसेस होता है which is called polygonization. Can anybody tell me what is polygonization?
please unmute yourself and say what is polygonization. Cancellation of dislocation. I'm sorry, cancellation Negation of of dislocations. Yes, polygonization is basically the rearrangement of dislocations such that they combine and form the low energy configuration. अब ये लो एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनता है? तो लो एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन अगर बनना है तो लो एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से बनता है। ये मेरा एज डिसलोकेशन है, पॉजिटिव एज डिसलोकेशन है। यहाँ पे मेरा है कॉम्प्रेसिव स्टेट, यहाँ पे टेंसाइल स्टेट। ये दूसरा मेरा एज डिसलोकेशन है, यहाँ पे कॉम्प्रेसिव स्टेट, यहाँ है टेंसाइल स्ट्रेस। अगर मैं इस एज डिसलोकेशन को यहाँ पे डाल दूं तो बेसिकली ये सेकंड एज डिसलोकेशन का जो कॉम्प्रेसिव स्टेट है वो फर्स्ट वाले के टेंसाइल स्ट्रेस के साथ इंटरेक्ट करेगा और दोनों एक दूसरे को कैंसल कर देंगे। तो इसी तरीके से अगर मैं एक ही रो में सारे एज डिसलोकेशंस को अरेंज कर दूं तो बेसिकली एक लो एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा और इस लो एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन का जो फिनोमेना है उसे मैं बोलता हूं पॉलीगोनाइजेशन। So this is the stable configuration of dislocations at which the dislocations they basically interact with each of their stress fields and form a एक सीरीज ऑफ डिसलोकेशंस में वो अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। तो इसी तरीके से मेरा एक बेंट क्रिस्टल बनता है। तो यहाँ पे आपका एक एज डिसलोकेशंस का सीरीज बन गया, यहाँ पे एज डिसलोकेशंस का सीरीज बन गया और यहाँ पे एज डिसलोकेशंस का सीरीज बन गया। तो पॉलीगोनाइजेशन में ऐसा होता है। खैर मैं रिकवरी की बात कर नहीं रहा हूं, बस मैं तुम्हें बता रहा हूं, ठीक है, कि इस तरीके से आप स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को आप अचीव कर सकते हो। ओके, अच्छा, how can now one dislocation they interact with another dislocation? अगर एक स्लिप प्लेन है, ये जवाब आप ही देना। अगर एक स्लिप प्लेन है और एक पैरेलल स्लिप प्लेन है, वहां पर भी एक एज डिसलोकेशन है, तो दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे या दोनों एक दूसरे से रिपेल होंगे, ये मेरे को कैसे पता चलेगा? इन केस ऑफ dislocations present on parallel slip planes, right? So this is basically known by angle between them, ठीक है। अगर दो डिसलोकेशंस हैं, दोनों के बीच का जो कोर ऑफ द डिसलोकेशन है, दोनों के अगर बीच का एंगल 45 डिग्री बन रहा है, मतलब अगर मैं इसको y मान लूं और अगर मैं इसको x मान लूं, तो बेसिकली दैट कंडीशन where x is equal to y, that is the stable configuration of dislocation. स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डिसलोकेशन इस तरीके से हो रहा है कि भाई अब उस कॉन्फ़िगरेशन में अगर आप डिसलोकेशन को हल्का सा भी इधर लेफ्ट साइड में डिस्प्लेस करोगे या राइट साइड में डिस्प्लेस करोगे तो डिसलोकेशन अपने आप वापस इसी कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा, राइट? सो दिस इज द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन फॉर in case of positive edge dislocations. Okay, now suppose if two dislocations on parallel slip planes, they are, मतलब एक है तुम्हारा पॉजिटिव एज डिसलोकेशन, एक है नेगेटिव एज डिसलोकेशन, तो दोनों के बीच में क्या बनेगा? दोनों के बीच में बनेगी एक रो ऑफ वैकेंसीज, ठीक है। तो ये बेसिकली रो ऑफ, why I am stressing on this fact is in some of the cases this row of vacancies also becomes the interfaces, and this interfaces can effectively precipitate some of the solute atoms, right? It can effectively precipitate some of the solute atoms in their respective area. नहीं तो आपको क्या लगता है जो आप ग्रेन बाउंड्री जो बोलते हो, वो ग्रेन बाउंड्री बेसिकली क्या है? That grain boundary is nothing.
ग्रेन बाउंड्री मतलब होता है वो बेसिकली एक सेट ऑफ डिसलोकेशन ही तो होता है। अभी वो ग्रेन बाउंड्री में एटम नहीं है, एटम नहीं है का मतलब ये नहीं है कि वहां पे वॉइड है, दे आर बेसिकली द सेट ऑफ डिसलोकेशंस इन द ग्रेन बाउंड्री, एंड दिस इज द रीजन व्हाई ग्रेन बाउंड्री में प्रेसिपिटेट्स बहुत आसानी से बन जाते हैं। ठीक है, अच्छा अभी एनहाइलेट करना है डिसलोकेशन को, तो क्या है कि सेम स्लिप प्लेन में मान लो पॉजिटिव एज डिसलोकेशन है, नेगेटिव एज डिसलोकेशन है, तो दोनों एक दूसरे से कंबाइन हो जाते हैं और एक परफेक्ट प्लेन बन जाता है। तो राइट, तो बेसिकली दीज टू डिसलोकेशंस हैव एनहाइलेटेड ईच अदर। ये पॉइंट्स याद रखना, क्योंकि कई एग्जाम्स में मैंने देखे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ऐसा आता है कि टू डिसलोकेशंस, वन पॉजिटिव इन नेचर एंड अनदर नेगेटिव इन नेचर, how will they annihilate? Either they are on the parallel slip plane, or they are on the alternative slip plane, or they are on the same slip plane. So please pick the option in which they are on the same slip plane. तो ये बेसिक बेसिक चीजें भी आती है एग्जाम्स में। ठीक है, आप दोगे जब गवर्नमेंट के एग्जाम्स तो आपको पता चलेगा। ओके, नाउ कैन एनीबडी टेल मी, we all know that सॉलिड सोल्यूशन स्ट्रेंथनिंग में अगर मैं सोल्यूट एटम को ऐड कर रहा हूं, तो बेसिकली द सोल्यूट एटम्स दे एक्ट एज बैरियर्स टू द डिसलोकेशन मोशन, दे एक्ट एज बैरियर्स टू द डिसलोकेशन मोशन, इसलिए वो एक स्ट्रेंथनिंग मैकेनिज्म है। So any intelligent student of the class briefly explain me the mechanism कि क्यों सोल्यूट एटम बेसिकली एक डिसलोकेशन मोशन के बैरियर की तरह काम करता है। प्लीज टेल मी, अनम्यूट योरसेल्फ एंड बताओ। जो भी आपको पता है, व्हाट्स द मैकेनिज्म? The solute atoms with size smaller than the parent crystal will parent crystal atom size, it will introduce tensile stress fields in the surroundings. Similarly, a larger solute atom will introduce compressive stress fields. So these stress fields will interact with the dislocations and will hinder its movement throughout the crystal. एग्जैक्टली exactly. सो अगर एक स्मॉल सब्स्टिट्यूशनल सोल्यूट एटम वहां पे बैठा हुआ है, स्मॉल substitutional solute atom, so it will basically create which kind of stress? The small substitutional solute atom around it will create tensile stress or compressive stress? टेंसाइल बताओ बताओ। टेंसाइल टेंसाइल स्ट्रेस। लेकिन जो मेरा नेचुरल रीस्ट्रेनिंग फोर्स है वो तो आउटसाइड है। ठीक है, तो स्मॉलर सब्स्टिट्यूशनल सोल्यूट एटम, स्मॉलर सब्स्टिट्यूशनल सोल्यूट एटम will reduce the lattice parameter. So it will reduce the lattice parameter at that region, and since it has reduced the lattice parameter in that region, so that will basically produce tensile stress, and since it will produce tensile stress, so it will be attracted towards the compressive side of the dislocation. In GATE 2014, one question was asked in which a smaller substitutional solute atom was given, and in the multiple choice options, basically various configurations were given. So what would be the correct answer? The correct answer would be that it would be near the compressive side of the edge dislocation, right? Okay. I already talked about the interstitial case when I was discussing about the quadral atmosphere. अभी larger
अभी लार्जर सब्स्टिट्यूशनल सोल्यूट एटम रहेगा तो in case of larger substitutional solute atom it will be attracted towards the tensile region of dislocation. Larger substitutional solute atom will be attracted towards the tensile region of dislocation. Okay. Acha. Now here is the anomaly. When I talk about edge dislocations and when I talk about screw dislocations, sorry. So in case of edge dislocation, I basically have both the fields. One, I have the symmetrical field and another, I also have the non-symmetrical field. But in case of screw dislocation, the whole field is basically symmetrical only. ठीक है? तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपका इंटरस्टिशियल एटम रहेगा, अगर आपका इंटरस्टिशियल एटम रहेगा तो वो दोनों को रोकेगा, वो दोनों को रोकेगा, राइट? वो एज डिसलोकेशन को भी रोकेगा और वो स्क्रू डिसलोकेशन को भी रोकेगा. बट अगर आपका सब्स्टिट्यूशनल एटम रहेगा तो सिंस सब्स्टिट्यूशनल एटम रहेगा तो सिंस सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, so it will only interact with which dislocation, edge or screw? Edge dislocation, right? So substitutional solute atom will not interact with screw dislocation, but interstitial solute atom, it will interact with both edge and screw dislocation, right? So that is why एक आपका ग्राफ आपने देखा होगा, जैसे अगर मान लो कि मैं इफेक्टिव क्या बोलूं, अगर मैं इफेक्टिव यील्ड स्ट्रेस की बात करूं, यहाँ पे मेरा है परसेंटेज ऑफ इम्प्योरिटी, तो अगर मैं इंटरस्टिशियल एटम्स की बात करूं, जैसे कि हो गया मेरा कार्बन एंड नाइट्रोजन, so they like within very small percentages, let's say 0.2 or 0.1 weight percent, उतना भी नहीं होता है, but just for taking the example, 0.2 या 0.1 weight percent में ही वो yield strength को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं. बट अगर मैं मैंगनीज की बात करूं तो सेम लेवल ऑफ yield strength को अगर मेरे को बढ़ाना है, because manganese is a substitutional solute atom, right? Manganese is a substitutional solute atom, तो मुझे impurity basically manganese की around what to say, like same level of का achieve करना है तो मुझे like 6 to 8 weight% मेरे को manganese add करना पड़ेगा, या उससे भी ज्यादा. I'm just giving a very absurd value, ये दिखाने के लिए कि interstitial solute atoms are more effective barriers to dislocation motion as compared to the substitutional solute atom. ठीक है? Okay. Now, अच्छा, तो अब इसको आप अच्छे से आप कैसे लिख पाओगे? इसको आप अच्छे से इस तरीके से लिख सकते हो कि substitutional atom seldomly interact with screw dislocation or negligibly interact with screw dislocation because there is no compressive and tensile field around the screw dislocation. screw dislocation के चारों तरफ compressive या tensile field नहीं होता, ठीक है? बट interstitial जो solute atoms होते हैं, they may interact with the screw dislocation because interstitial solute atoms के चारों तरफ होता है मेरा क्या? नॉन स्फेरिकल
स्ट्रेस फील्ड, नॉन स्फेरिकल स्ट्रेस फील्ड। ओके, ठीक है, चलिए अब ये तो बात की बात होगी। अभी मैं एक नए टॉपिक पे आऊंगा विच इज कॉल्ड द स्ट्रेन एनर्जी ऑफ डिसलोकेशन। स्ट्रेन एनर्जी ऑफ डिसलोकेशन। स्ट्रेन एनर्जी ऑफ डिसलोकेशन में आप सबसे पहले समझो कि डिसलोकेशन के अंदर होता क्या है, राइट? सो डिसलोकेशन बेसिकली कंसिस्ट्स ऑफ वन कोर एनर्जी एंड अनदर वन स्ट्रेन एनर्जी। एक हो गया आपका कोर एनर्जी और दूसरा हो गया आपका स्ट्रेन एनर्जी। सो टॉकिंग अबाउट द कोर एनर्जी में हुक्स लॉ is not valid. Just a second, guys. The region outside the core, तो रीजन आउटसाइड द कोर में क्या रहेगा? बाद में अभी क्लास में हूं मैं, ठीक है? तो हुक्स लॉ इज नॉट वैलिड इन केस ऑफ द कोर एनर्जी, राइट? और कोर जो तुम्हारा कोर का रेडियस होता है, कोर का रेडियस होता है तुम्हारा 2b, जो आर नॉट की वैल्यू होती है वो टिपिकली होती है 2b। b क्या है? बर्जर वेक्टर। See, these are all are not important in terms of gate, लेकिन if somebody is giving BRC and DRDO interview, it might be important for that too. ठीक है? अभी strain energy is basically the region which is outside the core. The region which is outside the core. So the region which is outside the core is having a radius of around 200 times of the Berger vector. ठीक है? यहां पे हुक्स लॉ वैलिड होता है। हुक्स लॉ इज वैलिड in case of strain energy region of the dislocation. In case of the core energy region, the Hooke's law is not valid. ठीक है? ये Berger vector. Okay. So suppose in any interview somebody asks that can you define the two distinct region inside a dislocation, तो आप ये बता देना कि भाई ये एक होता है तुम्हारा कोर एनर्जी रीजन और एक होता है तुम्हारे स्ट्रेन एनर्जी रीजन। तो जो कोर एनर्जी रीजन होता है उसमें कोर रेडियस लगभग 2b के बराबर होता है, वेयर b इज द बर्जर वेक्टर एंड हुक्स लॉ इज नॉट वैलिड। और स्ट्रेन एनर्जी रीजन होता है द रीजन आउटसाइड द कोर ऑफ द डिसलोकेशन, जहां का रेडियस 200 टाइम्स ऑफ बर्जर वेक्टर होता है and the Hooke's law is valid. So these are the 2 points. ये बता देना तुम लोग, ठीक है? ओके। भैया इसमें ये भी पूछ सकता है क्या कि इसमें हुक्स लॉ वैलिड क्यों नहीं है और उसमें हुक्स लॉ वैलिड क्यों है? ऐसा कुछ क्वेश्चन अराइज होता है क्या इंटरव्यू में? बिल्कुल पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है। भाई देखो, अगर आप एक डिसलोकेशंस को देखोगे तो एक डिसलोकेशन में क्या है, अगर मैं एक लाऊं यहाँ पे, यू सी, देखो एज डिसलोकेशन में क्या होता है, अगर मैं एज डिसलोकेशन को मैं एटॉमिक स्केल में देखूं तो यहाँ पे अगर आप नीचे आप चले जाओगे जहां पे हाफ प्लेन ऑफ एटम्स नहीं है, तो वहां पे बेसिकली आपका एक इलास्टिक रीजन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, जहां पे हाफ प्लेन ऑफ एटम्स नहीं है। लेकिन एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, इस पर्टिकुलर रीजन में तुम्हारा, मैं इस पर्टिकुलर रीजन की बात कर रहा हूं, दिस इज बेसिकली द प्लास्टिक रीजन। Why the plastic region? The plastic region is because क्योंकि ये आपका
कोर ऑफ द डिसलोकेशन है। तो कोर ऑफ द डिसलोकेशन में तुम्हारे ऐसे एटम्स जा रहे हैं, तो देयर इज अ चेंज इन एटॉमिक बॉन्डिंग, राइट, अ चेंज इन एटॉमिक बॉन्डिंग। तो मतलब not the nature of the bonding, the nature of the bonding will remain same, but a change in the atomic bonding, let's say, state, ठीक है। तो उस वजह से बेसिकली ये आ जाता है आपका कोर ऑफ द डिसलोकेशन प्लास्टिक रीजन में। तो मुझे पता है प्लास्टिक रीजन में हुक्स लॉ कभी वैलिड नहीं होता, but if you move a little away from this core region of the dislocation, then this elastic region continues, right? अच्छा अच्छा, एनर्जी ऑफ द डिसलोकेशन अगर मैं बोलूं तो एनर्जी ऑफ द डिसलोकेशन, आई होप सचिन वो डाउट क्लियर हो गया तुम्हारा कि क्यों कोर में हुक्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा है और स्ट्रेन एनर्जी रीजन में हो रहा है। हाँ भैया, हो गया हो गया। तो एनर्जी ऑफ द डिसलोकेशन इज बेसिकली, वन इज द कोर एनर्जी रीजन, मतलब एक कोर एनर्जी का रीजन होता है और एक इलास्टिक एनर्जी का रीजन होता है, ठीक है। एंड दिस इज नथिंग बट इट इज द टोटल स्ट्रेन एनर्जी ऑफ अ पर्टिकुलर डिसलोकेशन, total strain energy dislocation। ठीक है, अब ये डेरिवेशन वगैरह तो उतना इम्पोर्टेंट है नहीं कि आप कोर एनर्जी का डेरिवेशन बताओ और आप इलास्टिक एनर्जी का डेरिवेशन बताओ, ओके। तो बट तो मैं डेरिवेशन पे जा नहीं रहा हूँ बिकॉज उसमें आपका फिर वॉल्यूम ऑफ द एन्युलस एलिमेंट आ जाएगा, फिर इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। नो, यू फॉरगेट, तुमको सिर्फ इतना याद रखना है, इलास्टिक एनर्जी ऑफ अ स्क्रू डिसलोकेशन का वैल्यू क्या होता है और इलास्टिक एनर्जी ऑफ अ एज डिसलोकेशन का वैल्यू क्या होता है, ठीक है। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। सो इट इज लाइक GB स्क्वायर बाय 4 पाई ln r बाय r0, ये हो गया तुम्हारे स्क्रू डिसलोकेशन का, और तुम्हारे एज डिसलोकेशन का हो गया GB स्क्वायर अपॉन 4 पाई 1 माइनस एप्सिलॉन नॉट r बाय r0। तो what is this, what is the value of this r? The value of this r is मतलब टिपिकल केसेस में ये अराउंड 200 b होता है। ये तो कोर रेडियस है, आपको पता है, ये लगभग 2b के अराउंड होता है, ठीक है। और लाइक इन बोथ द केसेस लगभग इसी तरीके का होता है, बट अगेन क्वेश्चन में दिया रहेगा कि r और r0 की अप्रोक्सीमेट वैल्यूज क्या है। अगर नहीं दिया हुआ है तो if not given then consider r by r0 as roughly as 2000, if not given in question, if not given then r by r0 की वैल्यू आप रफली 2000 मान के चल लीजिएगा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यू नो समटाइम्स ना इन ऑनलाइन एग्जाम, तो BRC का जो ऑनलाइन एग्जाम होता है ना, उसमें ना आपको कैलकुलेटर देता है, आजकल तो दे रहा है, बट किसी किसी केस में कुछ सालों में वो नहीं दिया था। तो इन केस अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं रहेगा तो ln r बाय r0 में आपको कुछ नहीं करना है, r r0 की वैल्यू नहीं डालनी है, सीधा r बाय r0 की वैल्यू 2000 ले लेना है और कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। तो आपका ये एज और स्क्रू डिसलोकेशन का वैल्यू आ जाएगा। अच्छा, नाउ आप ये देख सकते हो कि एज डिसलोकेशन के वैल्यू में ये म्यू क्या है। ये म्यू बेसिकली पॉइजन्स रेशियो है। ये म्यू क्या है? ये म्यू है पॉइजन्स रेशियो। वी नो दैट द वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो इन केस ऑफ मेटल्स इज, मतलब मैक्स टू मैक्स, अगर मैं ये
पूरे क्वांटिटी की बात करूं 1 माइनस म्यू इन केस ऑफ मेटल्स, तो ये जो पूरी क्वांटिटी है it is generally less than 1, right? And that is the reason why अगर मैं 1 माइनस 1 बाई म्यू जो एक एक्स्ट्रा फैक्टर आ रहा है एज डिसलोकेशंस के केस में, and that is the sole reason why the energy, मतलब आप अगर आप मैथमेटिकली देखो तो एनर्जी ऑफ एज डिसलोकेशन इज ग्रेटर देन द एनर्जी ऑफ स्क्रू डिसलोकेशन, राइट? अच्छा, if if the energy of edge dislocation is greater than the energy of screw dislocation, तो इससे मेरा क्या जा रहा है? ठीक है भाई, अच्छी बात है, एज डिसलोकेशन की एनर्जी ज्यादा है, स्क्रू डिसलोकेशन की कम है. You have to understand this fact that if interaction energy of edge dislocation is more, कई बार इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रेसिपिटेट्स कहां आसानी से बनेंगे, एज डिसलोकेशन में बनेंगे या स्क्रू डिसलोकेशन में बनेंगे? कम ऑन, एनी इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास टेल मी, इफ आई टॉक अबाउट फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स और फॉर्मेशन ऑफ क्वार्टरल एटमॉस्फेयर, वो एज डिसलोकेशन में आसानी से बनेंगे या स्क्रू डिसलोकेशन में आसानी से बनेंगे? कहां बनेंगे? Correct, edge dislocation. Why? Because the strain energy of edge dislocation is more as compared to the strain energy of screw dislocation. अब एक और सवाल क्या आता है कि एक है तुम्हारा टिल्ट ग्रेन बाउंड्री और एक है तुम्हारा ट्विस्ट ग्रेन बाउंड्री. ठीक है, एक है तुम्हारा टिल्ट ग्रेन बाउंड्री तो एक है तुम्हारा ट्विस्ट ग्रेन बाउंड्री. तो tilt grain boundary, it is basically formed by a set of, so tilt grain boundary is basically formed by a set of edge dislocations, right? And twist grain boundary is basically formed by a set of screw dislocations, right? तो energy of a tilt boundary is always greater than the energy of a twist boundary. ठीक है, ये समझ में आ रहा है आप सबको? Energy of a tilt boundary is always greater than the energy of a twist boundary. क्यों? Because tilt grain boundary is formed by a set of edge dislocations and twist grain boundary is formed by a set of screw dislocations for the सेम थीटा. थीटा बोले तो मिस ओरिएंटेशन एंगल. सो ये रिलेशन होता है ना मिस ओरिएंटेशन एंगल का, ये आजकल तो नहीं पूछता गेट में, बट इट यूज्ड टू बी आस्क्ड इन अर्ली गेट एग्जामिनेशंस, लाइक इन गेट 2005-2010 they would give you the value of theta and they would give you the value of this distance, perpendicular distance between two edge dislocations, and they would ask you to calculate the value of Burdger vector. तो इस कोरिलेशन को यूज करके आप बर्जर वेक्टर का मैग्नीट्यूड बता सकते हो. ठीक है, ये तो हो गया आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, और ये हो गया आपका मिस ओरिएंटेशन. ओके, so this is the takeaway message for same misorientation angle. This has been asked in many interviews, especially in DRDO. The energy of tilt grain boundary is greater than the energy of twist grain boundary for the same misorientation angle. Okay. अच्छा, अभी थोड़ा सा कुछ अच्छा ऐसी बात करते हैं. हाँ संजीत, कैसा? अभी इसको मीटिंग को अब एंड करते हैं. 2-3 मिनट्स के अंदर अपन सेशन को एंड करेंगे. सो जस्ट कंप्लीट कर लो, है ना? श्योर सर, श्योर सर. So this is the general formula of elastic strain energy in case of dislocations. ठीक है, अभी वो बड़ा सा फॉर्मूला आपको याद होता है तो अच्छी बात है, अगर याद नहीं होता है तो एटलीस्ट आप इस चीज को याद कर लेना. ठीक है, और अगर इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट लेंथ बोलेगा तो पर यूनिट लेंथ में ये जो L वाला फैक्टर है ये कैंसिल हो जाता है.
तो एल वाले फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, तो ई की वैल्यू क्या आएगी, हाफ GB स्क्वायर। ठीक है, अगर डिसलोकेशन डेंसिटी दिया हुआ है, अगर डिसलोकेशन डेंसिटी दिया हुआ है, तो नेट एनर्जी हो जाएगा GB रो, where rho is basically the dislocation density। ये सारे फॉर्मूलेज आ चुके हैं गेट एग्जाम में या आ सकते हैं गेट एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज इसे मत भूलना, बेसिक कॉन्सेप्ट को मत भूलना। और एनर्जी ऑफ एज डिसलोकेशन अगर किसी इंटरव्यू में पूछा गया कि वो क्यों बड़ा होता है स्क्रू डिसलोकेशन के कंपैरिजन में, या टिल्ट बाउंड्री की एनर्जी क्यों ज्यादा होती है ट्विस्ट बाउंड्री के कंपैरिजन में, आई होप आप सब जवाब दे पाओगे। ठीक है, तो स्टेटमेंट वाइज इफ यू वांट टू नोट इट डाउन, हालांकि ये रिकॉर्डिंग बाद में अवेलेबल हो जाएगी। द थिंग इज, as the strain field of an edge dislocation is not symmetric as that as compared to, मतलब screw dislocations के कंपैरिजन में edge dislocation की फील्ड सिमेट्रिक नहीं होती है। तो एटॉमिक लेवल पे एटम्स ऑन वन साइड ऑफ द एज डिसलोकेशन कंप्रेसिव स्टेट में होते हैं और एक साइड में टेंसाइल स्ट्रेस में होता है। तो एटॉमिक लेवल पे आपका एक्सप्रेशन, एटॉमिक लेवल पे आपका एक्सप्लेनेशन क्या होना चाहिए कि मैथमेटिकली तो समझा दिए फॉर्मूला देके, एटॉमिक लेवल पे क्या होना चाहिए कि सिंस द स्ट्रेन फील्ड ऑफ एन एज डिसलोकेशन इज नॉट सिमेट्रिक as compared to that of a screw dislocation, that is why the elastic strain energy of a edge dislocation is greater than the elastic strain energy of a screw dislocation. Am I clear or not? Yes or no? Come on class, yes or no? Yes sir. Good 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 good। सुबह सुबह तुम लोग एकदम आलसी टाइप का जवाब देते हो। चलो आज के टॉपिक्स में कोई डाउट है किसी को? अगर आज के टॉपिक में किसी को डाउट नहीं है तो मैं एक होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूं। हाउ डू यू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ अ मिक्स्ड डिसलोकेशन? हिंट भी दे देता हूं, एनर्जी ऑफ अ मिक्स्ड डिसलोकेशन इज बेसिकली द एडिशन ऑफ अ एज डिसलोकेशन एंड स्क्रू डिसलोकेशन। बताओ एनर्जी ऑफ अ मिक्स्ड डिसलोकेशन को मैं क्या लिख सकता हूं? उसका मेरे को आंसर चाहिए। एनर्जी ऑफ अ मिक्स्ड डिसलोकेशन, एनी इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास, कम ऑन टेल मी व्हाट इज द एनर्जी ऑफ अ मिक्स्ड डिसलोकेशन। अबे आंसर है सामने भाई, हिंट है, जल्दी बताओ व्हाट इज द एनर्जी ऑफ मिक्स्ड डिसलोकेशन। जिसने नहीं बताया सबके दिमाग में भरा हुआ है गोबर। ठीक है, तुम लोग आलसी लोग एकदम जबान नहीं खोलते हो तुम लोग। चलो कोई बात नहीं, मैं ही लिख के दे देता हूँ। So this is the expression for the energy of a mixed dislocation. ठीक है? Okay, so I guess we need to end the meeting now. Yeah. Screenshot ले लो जल्दी जल्दी। Okay, yes sir, हो गया। Yeah, Sanjeev, thank you so much for giving your valuable time. And guys, you can purchase the video lectures and mock test series on findmytest.com. और सभी Zoom मीटिंग attendees को मिलेंगे 10% डिस्काउंट। ठीक है, तो अभी जस्ट व्हाट्सअप करो हमें, और ये जो रिकॉर्डिंग्स हैं यूट्यूब पे आप देख सकते हो अभी। थैंक यू सो मच। Yeah.